जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ अ टाइप ऑफ जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस टेक्निक में जेल को यूज़ किया जाता है एज अ सपोर्टिंग मीडिया फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस मेथड को हम एनालिटिकल एज वेल एज प्रिपरेटिव प्रोसेसेस दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे कॉमन मेथड है टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। प्रिंसिपल की बात करें तो इस प्रोसेस में सेपरेशन मॉलिक्यूलर सीविंग पर बेस करता है, जिसमें मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पर किया जाता है। जेल मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं वो ही मॉलिक्यूलर सीव की तरह एक्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेल जो यूज़ होते हैं आर लाइक द agar and agarose gel, starch, Cefadex, polyacrylamide gels, etc. ये पोरस जेल्स एक सीव की तरह एक्ट करती है बाय रिटार्डिंग और इन सम केसेस completely obstructing the movement of macromolecules while allowing smaller molecules to migrate freely. After migration, bands will appear on the gel matrix at different levels. Those which lag behind will be the heavy molecules, and those which move faster are the lighter molecules through the pores of the gel matrix. Now, what are the types of the gel electrophoresis? There are two types of gel electrophoresis, that is the horizontal, which is also known as agarose gel electrophoresis, and the vertical gel electrophoresis, which is also known as SDS page. तो वन बाय वन दोनों ही डिस्कस कर लेते हैं। बात करेंगे अगार एंड एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। Agar is a mixture of polysaccharides extracted from seaweed, and agarose is highly purified uncharged polysaccharide जो अगार से ही डिराइव किया जाता है और ये एक लीनियर पॉलीमर है। एगरोज एक बेसिक डाइसैकेराइड है जिसमें 3,6 एनहाइड्रो एल गैलेक्टोज की रिपीटिंग यूनिट्स पाई जाती है। एगरोज 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जेल बनाता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिनके पोर का साइज डायमीटर 50 to 200 नैनोमीटर होता है। ये ही पोर सीव की तरह एक्ट करते हैं। हम डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ एगरोज को यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट साइज के पोर जनरेट कर सकते हैं जो यूज़ किए जाते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट सीरीज ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट higher concentration of agarose facilitate the separation of small DNAs, while low agarose concentration is maintained during the separation of DNA having higher molecular weight. Typically इसे हम 0.5 to 2% concentration में यूज़ करते हैं, 0.5 to 2% concentration। एडवांटेज की बात करें तो इसे बनाना बहुत ही इजी टास्क है, बहुत ही लेस कंसंट्रेशन में ये बनकर रेडी हो जाता है। पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस से ज़्यादा अच्छा रिजोल्यूशन देता है। प्रोटीन्स का एड्जॉर्प्शन रिलेटिवली लेस होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर मीडियम, एंड शार्प जोन्स मिलते हैं ड्यू टू द लेस एड्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स। बट देयर आर ऑल्सो सम डिसएडवांटेजेस, जैसे कि रिजोल्यूशन इज़ लेस एज कम्पेयर टू द पॉलीएक्रेलामाइड जेल। डिफरेंट सोर्सेस एंड बैचेस ऑफ अगार यूज़ किए जा सकते हैं जो डिफरेंट रिजल्ट्स देते हैं, जिसकी वजह से प्यूरिफिकेशन ऑफ सेपरेटेड मटेरियल एक इम्पॉर्टेंट स्टेप हो जाता है। एंड द अनदर डिसएडवांटेज इज़ दैट कि इलेक्ट्रोऑस्मोसिस बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। एप्लीकेशन की बात करें तो एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड टू सेपरेट डीएनए, प्रोटीन्स, हीमोग्लोबिन वेरिएंट्स, आइसोएंजाइम्स एक्सेट्रा। आइए बात करते हैं स्टेप्स की कि हम हॉरिजॉन्टल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को कैसे परफॉर्म करते हैं।
कुछ इस तरह की कास्टिंग ट्रे हम यूज़ करते हैं। इस कास्टिंग ट्रे में हमारे पास ऊपर स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं कॉम के लिए। सबसे पहले हम एगरोज को लेकर वाटर में डिज़ोल्व करेंगे टू मेक अ स्लरी। फिर इस सॉल्यूशन को ठंडा करके कास्टिंग ट्रे में ट्रांसफ़र करेंगे। इन द सेकेंड स्टेप we will cool the agarose solution and then pour it in the casting tray। और इस कास्टिंग ट्रे के ऊपर एक कॉम्ब प्रेजेंट होता है। दिस इज द कॉम्ब। ये कॉम्ब जेल में वेल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में जेल के ऊपर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर डालेंगे, दैट इज ट्रिस एसीटेट EDTA बफर, जिससे जेल के ऊपर कम से कम 1 मिलीमीटर थिक कवरिंग हो जाए। देन इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल टेक द DNA sample and add the 6L gel loading buffer। इसके बाद हम कॉम को बाहर निकालेंगे और स्लोली सैंपल को लोड करेंगे बाय यूजिंग माइक्रोपिपेट, जिसमें सैंपल एंड ट्रैकिंग डाई होता है, फॉर एग्जाम्पल द ब्रोमोफिनॉल ब्लू। इस सैंपल को हम वेल्स में डालेंगे थ्रू द माइक्रोपिपेट। फिर हम जेल टैंक के लीड को क्लोज कर देंगे और टर्न ऑन करेंगे अपने पावर सप्लाई को। आफ्टर कंप्लीशन of the process, we can remove the gel tray and place in the UV trans illuminator to see the orange red colored DNA bands. So these are the different steps in the horizontal gel electrophoresis or the agarose gel electrophoresis। बात करते हैं पॉलीएक्रेलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, जिसे हम पेज के नाम से भी जानते हैं। It is prepared by polymerizing the acryl monomers in the presence of methylene bisacrylamide to cross-link the monomers। पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस को समझें तो ये हमारे एक्राइलामाइड हैं, दैट इज़ द मोनोमर यूनिट, एंड दिस इज़ द मिथाइलिन बिसएक्राइलामाइड जो क्रॉस लिंकिंग करेंगे। This tetramethylene is used as catalyst which catalyzes the acrylamide polymerization, and the ammonium persulfate is used as initiator for the acrylamide polymerization। And we are clearly seeing कि जो पॉलीमर हमें मिला हुआ है उसमें हमारे पास लीनियर चेन है और क्रॉस लिंक चेन है, इसलिए पॉलीएक्राइलामाइड gel are held together by the covalent cross links and they are tougher than the agarose gels। Polyacrylamide gel thermostable, transparent and strong and relatively chemically inert होते हैं। ये अनचार्ज जेल्स होते हैं जिनसे हम वैरायटी ऑफ पोर साइजेस को डेवलप कर सकते हैं बाय यूजिंग कंसंट्रेशन बिटवीन 3 to 30%। लो कंसंट्रेशन परसेंटेज से हम लार्ज पोर साइज एंड हाई कंसंट्रेशन परसेंटेज से हम स्मॉल पोर साइज को ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द जेल टेक्निक्स। पहला है नेटिव पेज एंड दूसरा है डीनेचर्ड पेज और द STS पेज। नेटिव पेज की बात करें तो इस टेक्निक में हम नॉन डीनेचर्ड जेल्स का यूज़ करते हैं, या हम कह सकते हैं कि इसमें पॉलीएक्रेलामाइड में कोई भी डीनेचरिंग एजेंट का यूज़ नहीं किया जाता है, इसलिए प्रोटीन्स का डीनेचुरेशन नहीं होता है और उसका नेचुरल स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है।
इसमें प्रोटीन्स का सेपरेशन चार्ज एंड साइज दोनों पर डिपेंड करता है, और क्योंकि प्रोटीन्स का कोई डैमेज नहीं होता है इसलिए सेपरेशन के बाद उसे हम एज इट इज़ रिकवर भी कर सकते हैं। दूसरी टेक्निक है SDS पेज, और इस टेक्निक में हम डीनेचरिंग एजेंट का यूज़ करते हैं, दैट इज़ SDS, दैट इज़ द सोडियम डोडिसाइल सल्फेट। ये एक एनायनिक सरफेक्टेंट है या डिटर्जेंट है जो जेल में ऐड किया जाता है टू मास्क द इंट्रिंसिक चार्जेस ऑफ द प्रोटीन एंड गिव देम अ सिमिलर नेगेटिव चार्ज। इसलिए प्रोटीन्स का सेपरेशन सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट या कह सकते हैं साइज के बेसिस पर होता है। आइए बात कर लेते हैं प्रोसीजर की। तो सबसे पहले जेल जिनके डिफरेंट पोर साइज हैं उनको कॉलम में कास्ट किया जाता है इनसाइड अ वर्टिकल ट्यूब। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि लार्ज पोर जेल को टॉप में और स्मॉल पोर जेल को बॉटम में प्लेस किया जाता है। लार्ज पोर साइज के जेल को स्टैकिंग जेल और स्मॉल पोर साइज के जेल को रिजॉल्विंग जेल कहा जाता है। Both of these gels are used to get the better separation of the proteins in the sample. Stacking gel has lower percentage of acrylamide and lower pH of about 6.8. Resolving gel has more percentage of acrylamide and higher pH of about 8.8. The purpose of stacking gel is to line up all the protein samples loaded on the gel so that they can enter the resolving gel at the same time. और resolving gels यूज होता है for the separation of the proteins. आइए इस फिगर की हेल्प से समझते हैं। ये है हमारा कॉलम, ये कॉलम हमने यूज़ किया है विच इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ अ वर्टिकल ट्यूब, और इस कॉलम में हमने लार्ज पोर साइज के जेल को ऊपर प्लेस किया है, दैट इज द स्टेकिंग जेल, एंड स्मॉल पोर साइज जेल को नीचे प्लेस किया है, दैट इज द रिजॉल्विंग जेल। फिर इस तरीके के प्लेसमेंट के बाद हम माइक्रोग्राम क्वांटिटी के सैंपल को जेल कॉलम के टॉप पर प्लेस करते हैं। दिस इज द सैंपल ऑफ द मिक्स्ड प्रोटीन। सैंपल को कॉलम के टॉप पर प्लेस करने के बाद ग्लाइसिन बफर का यूज़ किया जाता है और ग्लाइसिन बफर से कवर कर दिया जाता है। तो ये हमारा ग्लाइसिन बफर है जिससे हमने कॉलम को कवर कर दिया है। इसके साथ ही साथ बफर का पीएच कुछ ऐसा होता है कि वो कंपोनेंट्स को एनायंस में चेंज कर सके। जेल कॉलम के फूट को भी डिप किया जाता है सेम बफर में यूजिंग अ बॉटम रिजर्वायर। यहाँ पर हम एक रिजर्वायर रखते हैं और उसमें हम बफर को फिल करते हैं बाय यूजिंग द सेम बफर। इसके बाद कैथोड एंड एनोड को कॉलम के ऊपर और नीचे प्लेस किया जाता है। एनोड और कैथोड को कॉलम के ऊपर और नीचे प्लेस किया जाता है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते ही मैक्रोमोलिक्यूलर एनायंस मूव करते हैं टुवर्ड्स द एनोड, दैट इज द डाउन साइड ऑफ द जेल कॉलम। माइग्रेटरी पार्टिकल्स के पास कोई भी एक्सटर्नल सॉल्वेंट स्पेस नहीं होता है, इसलिए उन्हें जेल पोर से ही पास होना होता है। द रेट ऑफ माइग्रेशन डिपेंड्स अपॉन द चार्ज टू मास रेशियो। यहाँ पर दो इफेक्ट वर्क करते हैं जिसकी वजह से सेपरेशन होता है। द फर्स्ट इज द इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, and the second is the gel filtration. Both of these two processes, both of these two effects work together for the separation, और इन दोनों इफेक्ट की वजह से ही
सैंपल कंपोनेंट्स डिस्क्रीट माइग्रेटरी बैंड्स में सेपरेट हो जाते हैं। द मोबिलिटी ऑफ द क्लोराइड आयन विच इज प्रेजेंट इन द बफर is more than the protein in the sample. The glycine moves slower than the protein sample, and as a result, protein sample gets sandwiched between the fast moving chloride ion and the slow moving glycine. Due to high electrophoretic mobility, the protein molecules run fast and stack between the chloride and the glycine ions. Once protein sample enters into the resolving gel, glycine ions doesn't stop the migration of the protein, and the protein molecules separate as per the size or the molecular weight. So this is the mechanism of the separation. Now coming to the another vertical gel electrophoresis, that is SDS page. SDS stand for the sodium dodecyl sulfate. When a detergent called SDS, that is sodium dodecyl sulfate, is added to the page, that is the polyacrylamide gel, the procedure is termed as SDS page. SDS का यूज़ करने से सभी प्रोटीन्स को कांस्टेंट चार्ज टू मास रेशियो मिल जाता है, क्योंकि SDS जो एक एनायनिक डिटर्जेंट है, प्रोटीन से बाइंड होने के बाद प्रोटीन्स के चार्जेस को मास्क करके सभी प्रोटीन्स को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर देता है। इसलिए प्रोटीन्स का सेपरेशन मॉलिक्यूलर वेट्स के बेसिस पर होता है। SDS is an anionic detergent which denatures the secondary and the non-disulfide linked tertiary structures by wrapping around the polypeptide background or the backbone, polypeptide backbone. In so doing, the SDS confers a net negative charge. These are the net negative charge to the polypeptide in proportion to its length. तो SDS finally gives a negative charge. अगर हम देखें तो SDS ने यहाँ पर सल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक कर दिया है और ओवरऑल नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स पर और इस प्रोटीन पर डेवलप किया है। Now what are the advantages of using SDS? इस प्रोसेस में प्रोटीन्स की मोबिलिटी हाई होती है, इसलिए सेपरेशन बहुत ही जल्दी हो पाता है। सभी प्रोटीन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ऑल माइग्रेट्स टुवर्ड्स द एनोड। SDS हर तरह के प्रोटीन्स को सॉल्युबलाइज करता है, इंक्लूडिंग वेरी हाइड्रोफोबिक एंड इवन डीनेचर्ड प्रोटीन्स। सो बिकॉज ऑफ दीज एडवांटेजेस SDS पेज इज यूज्ड। प्रोसेस की बात करें तो ये भी एक वर्टिकल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, जिसमें हम प्रोसेस को वर्टिकली परफॉर्म करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है फिगर में, द प्रोसेस इज परफॉर्म्ड वर्टिकली, जिसमें हमने ऊपर और नीचे की साइड बफर को प्लेस किया है। दिस इज़ द स्टैकिंग जेल जिनकी पोर साइज बड़े होते हैं, एंड दिस इज़ द रनिंग और द रिजॉल्विंग जेल जिनके पोर साइज स्मॉल होते हैं। बफर के साथ साथ हमने पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स को भी यूज़ किया है और सैंपल वेल्स में सैंपल को लोड किया है, जिसमें बिगर प्रोटीन और स्मॉलर प्रोटीन्स का सेपरेशन नीचे की तरफ मूव होकर के हो रहा है, इसीलिए हम इसे भी वर्टिकल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। एप्लीकेशंस की बात करें तो SDS पेज को हम नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को जानने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग डीनेचर्ड जेल्स का कंपैरिजन कर लेते हैं, जिससे हमें ये पता चल सकता है कि किसी भी प्रोटीन्स में कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। हमारा दूसरे एप्लीकेशन में वी कैन गो फॉर द सेपरेटिंग प्रोटीन्स बेस्ड ऑन द साइज अलोन। मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले प्रोटीन सैंपल को सेपरेट किया जाता है, जिसमें हम मॉलिक्यूलर वेट मार्कर या फिर स्टैंडर्ड का यूज़ भी करते हैं।
और इसके बाद कैलकुलेट करते हैं रिलेटिव मोबिलिटी, दैट इज द RF वैल्यू। RF वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, दैट इज द माइग्रेशन ऑफ द प्रोटीन फ्रॉम द लेन डिवाइडेड बाय माइग्रेशन ऑफ द ट्रैकिंग डाई। अगर हम इस सेपरेटिंग प्लेट का यूज़ करें तो ये हमारा मार्कर है, दैट इज द स्टैंडर्ड, एंड दिस इज द सैंपल, जिसमें हमारे पास 2 प्रोटीन हैं जो मार्कर के साथ मैच हुए हैं। यहाँ तक हमारे सैंपल डाई ने रन किया है। सो दिस इज़ द माइग्रेशन ऑफ द ट्रैकिंग डाई, और ये 2 प्रोटीन जो हमारे रन हुए हैं, दिस इज़ द माइग्रेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द लेन। इन दोनों को डिवाइड करके वी कैन ऑब्टेन द RF, दैट इज़ द रिलेटिव मोबिलिटी। इसके बाद हम स्टैंडर्ड का ग्राफ प्लॉट करेंगे यूजिंग द लीनियर रिग्रेशन, जिसमें हम लॉग मॉलिक्यूलर मास को y एक्सिस पर और रिलेटिव मोबिलिटी को x एक्सिस पर लेते हैं। तो हमें एक स्टैंडर्ड लाइन कर्व मिल जाएगा, कुछ इस तरीके का कर्व हमें मिल जाएगा। अब लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c का यूज़ करके, ये इक्वेशन हमें लीनियर कर्व से ही मिल जाता है। इस इक्वेशन का यूज़ करके हम अननोन प्रोटीन के मास को डिटरमाइन कर लेंगे, और अननोन प्रोटीन के मास को डिटरमाइन करने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा लॉग मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू स्लोप इनटू the mobility of the unknown protein, mobility of the unknown plus the y intercept. तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम अननोन प्रोटीन के वेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ SDS पेज को हम प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन, डिटरमाइनिंग सैंपल प्योरिटी, क्वांटिफाइंग प्रोटीन एंड ब्लॉटिंग एप्लीकेशंस के लिए भी यूज़ करते हैं।